नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 9 सितंबर 2021। रात के 11:53 हो रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रोज की तरह हम आ गए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं क्या हाल है मार्केट का। टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है 11,784। एक्सचेंजेस अवेलेबल है 405। 2.134 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट पहुंच गया है। कैपिटलाइजेशन टोटल जो कहते हैं हम लोग 156 बिलियन डॉलर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 घंटों का। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 41.1% और इथेरियम का है 19.3%। तो मार्केट का जो डोमिनेंस है दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ बड़ा नहीं है, कुछ कम भी नहीं हुआ है। टोटल मार्केट कैप देखेंगे तो 2.13 ट्रिलियन डॉलर्स पे आ गया है और 2.17% से मार्केट कल के हिसाब से आज बढ़ गया है, लेकिन कल ऑलरेडी कम था, तो आप समझ लीजिए। टॉप 10 चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पे बिटकॉइन है $46,548 पे, 0.26% से बढ़ा है 24 घंटों में और 5.6% से कम हुआ है 7 दिनों में। दूसरे नंबर पे इथेरियम है $3477 पे, 1% से कम हुआ है 24 घंटों में और 7.92% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। कार्डेनो मतलब एडीए अभी तीसरे नंबर पे है, $2.50 के आसपास चल रहा है, 3.56% से बढ़ा है 24 घंटों में और 14.15% से कम हुआ है 7 दिनों में। चौथे नंबर पे बीएनबी मतलब बाइनेंस कॉइन है, $422 में मिल रहा है, 0.9% से बढ़ा है 24 घंटों में और 12.52% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। पांचवें नंबर पे स्टेबल कॉइन टेदर है जो $1 पे चलता है। सोलाना छठवें नंबर पे है, $184 में मिल रहा है, 2.69% से बढ़ा है 24 घंटों में और 49.14% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। सातवें नंबर पे रिपल है मतलब XRP, $1.1 पे चल रहा है, 0.82% से कम हुआ है 24 घंटों में और 11.79% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। आठवें नंबर पे डोज कॉइन है, 25 सेंट्स में मिल रहा है या फिर $0.2535 में, 1.47% से कम हुआ है 24 घंटों में और 14.20% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। नौवें नंबर पे पोल्का डॉट है, $30.62 में मिल रहा है, 7.67% की ग्रोथ दी है 24 घंटों में और 4.76% का लॉस हुआ है या फिर डाउन आया है उसका मार्केट 7 दिनों के हिसाब से। 10वें नंबर पे यूएसडीसी है जो कि एक स्टेबल कॉइन है, तो $1 पे ही रहेगा। हमारे टॉप 10 चेक करके हो गए हैं। हम लोग अभी बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करने के लिए। मास्टर कार्ड एक्वायर्स क्रिप्टो ट्रेसिंग फर्म साइफर ट्रेस। अभी साइफर ट्रेस जो कंपनी है वो अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन से एड्रेसेस किसको बिलोंग करते हैं ये आइडेंटिफाई करना, मतलब इन शॉर्ट ब्लॉकचेन के वॉलेट एड्रेस को लिंक करने की कोशिश करना किसी आईपी एड्रेस के साथ, बाद में वो आईपी एड्रेस किसके पास बिलोंग करता है ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। तो बैड एक्टर्स कौन से हैं, रेगुलेटेड एक्सचेंजेस कौन से हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस कौन से हैं, वॉलेट्स कौन से हैं बड़े, मतलब बड़े एक्सचेंजेस की कोल्ड वॉलेट्स, हॉट वॉलेट, वार्म वॉलेट, ये सारी चीज़ें डेटा इकट्ठा करना और उनको एनालाइज करके उसको फिर इंटेलिजेंस बना के बेचना एक्चुअली। तो अलग अलग कंपनीज, बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सारे इनके कस्टमर्स होते हैं नॉर्मली। तो ऐसी ही दूसरी जो बड़ी फर्म है इससे भी, उसका नाम है चेन एनालिसिस। ठीक है, तो चेन एनालिसिस के साथ तो बहुत सारे एक्सचेंजेस सब लोग काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो मास्टर कार्ड ने साइफर ट्रेस खरीद के अभी क्या फैसिलिटी इनको मिलने वाली है मास्टर कार्ड को। एक तो इन्होंने डिटेल्स दिए नहीं है, एक्विजिशन कैसे हुआ है, कितने मिलियन डॉलर है, फिर कुछ भी जो कुछ भी किया है एग्जैक्टली क्या किया है वो डिटेल्स अभी तक बाहर आए नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आते हैं शायद से वो भी न्यूज़ बनेगी, हम लोग वो भी कवर करेंगे। तो ओवरऑल मास्टर कार्ड को ये बेनिफिट मिलेगा कि अभी मास्टर कार्ड 900 क्रिप्टो करेंसीज में बैड एक्टर्स कौन से हैं और ब्लॉकचेन में क्या चल रहा है ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर पाएगा साइफर ट्रेस के थ्रू। ओके, तो साइफर ट्रेस का अभी रिसेंटली जो फंडिंग राउंड हुआ है वो $27 मिलियन का है और इसके जस्ट पहले चेन एनालिसिस का हुआ था, मतलब इसको बोलते हैं कि कंपटीशन ही बोल सकते हो। तो चेन एनालिसिस ने एक फंड रेज किया $100 मिलियन और अभी उनका वैल्यूएशन हो गया $2 बिलियन। तो साइफर ट्रेस ने भी पुश करके रेज किया $27 मिलियन और अभी इसी रेस की वजह से ही शायद से उन्होंने ये डील एक्सेप्ट की है मास्टर कार्ड के साथ शायद से। तो कैसे डील हुआ है, क्या हुआ है, बाद में देखा जाएगा।
तब तक हम लोग अगली खबर देखते हैं। SEC sets November deadline for final decision on VanEck Bitcoin ETF। तो बिटकॉइन ETF का नाम लेते ही SEC को पता नहीं हिचकी लग जाती है, क्या हो जाता है। अब तक एक भी ETF US की SEC ने अलाउ नहीं किया है, एक को भी परमिशन नहीं मिली है। विंकलवॉस ब्रदर्स ने कम से कम आई थिंक 3 या फिर 4 बार एप्लीकेशन करके हो गया है। जेमिनाई एक्सचेंज उनका खुद का रेगुलेटेड एक्सचेंज है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सारे रूल्स रेगुलेशंस पार करके फिर वो काम करने वाले एंटिटी है, फिर भी उनको भी अभी भी एक भी ETF उनका अलाउड नहीं किया गया है। तो ये वैनेक का क्या होता है नवंबर महीने में देखने लायक चीज होगी। अभी सब लोगों को जो लग रहा था कि मैं भी कह रहा हूँ कि ये दिसंबर एंड तक शायद से मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा और उसके बाद में 2022 में मार्केट थोड़ा क्रैश होगा। 2 साल तक थोड़ा ठंडा रहेगा मार्केट और फिर वापस से 2024 या फिर 25 में मार्केट फिर से वैसे ही उछाल भरेगा जैसे अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ था। तो ये जो नवंबर में ये अगर बिटकॉइन ETF अगर एक्सेप्ट हो जाता है एप्लीकेशन और एक नया ETF अगर फॉर्म हो जाता है US में, ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ओके, तो ये अगर होता है तो नवंबर महीने में बहुत बड़ा पंप देखने को मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट प्राइस बहुत जोरदार तरीके से बढ़ेगी। तो ये एक हो सकता है, आगे जाके बन सकता है कारण बिटकॉइन को $1 लाख का जो टारगेट पकड़ के चल रहे हैं काफ़ी लोग 2021 के एंड तक, तो वो होना है। तो ये अगर इसको हाँ बोल दिया SEC ने तो ये पक्का होगा, गारंटीड नहीं, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि इसकी वजह से भी, एक सिंगल डिसीजन की वजह से भी बिटकॉइन $1 लाख तक जाके पहुंच सकता है। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड डिसीजंस और गुड न्यूज़ आ गए तो और भी कुछ अच्छा हो सकता है या फिर और फास्ट बढ़ सकता है। लेकिन ये तय है कि अभी के बुल साइकिल के बाद में फिर से 1.5 2 साल 2.5 साल तक मार्केट थोड़ा ठंडा रहेगा और मतलब अभी ऑल टाइम हाई एक बार जाएगा आगे, सबको लग रहा है कि एक बार क्रैश होने से पहले ऊपर जाएगा। देखते हैं क्या होता है आगे जाके। Binance.US hires Ant Group executive to succeed ex-CEO ब्रायन ब्रुक्स। तो ब्रायन ब्रुक्स जो थे Binance US के CEO की जगह पे काम कर रहे थे, अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया था पिछले महीने। तो अभी नए जो ब्रायन श्रोडर करके हैं, ठीक है, CEO, तो वो एंड ग्रुप के एग्जीक्यूटिव है। एंड ग्रुप मतलब वही कंपनी जो अलीबाबा ग्रुप चलाता है और पेमेंट सर्विसेज में जो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पूरे दुनिया में एंड ग्रुप का दबदबा है पेमेंट सर्विसेज में इस टाइप की। और बहुत सारे कंपनीज में, जैसे पेटीएम भी हो गया, बहुत सारे कंपनीज में बहुत बड़े शेयर होल्डर है एंड ग्रुप, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि एंड ग्रुप के एंड का कुछ तो एक मेन पेरेंट कंपनी है, उसके नाम से 10% ओन करेंगे XYZ कंपनी का। फिर एंड ग्रुप की ही दूसरी कंपनी होगी, उसके नाम से और 15% ओन करेंगे और तीसरी कंपनी के नाम से और 10-15% ओन करेंगे। तो ऐसे करके वो ओवरऑल ग्रुप के अंडर बड़े पैमाने पे मेजर स्टेक होल्डर बनने की कोशिश करते हैं पेमेंट सर्विसेज में। तो इनके एग्जीक्यूटिव को अभी Binance.US ने हायर कर लिया है CEO की पोजीशन पे। और इनके ब्रदर जो है ब्रायन श्रोडर के भाई जो है मैट श्रोडर, ये भी फाइनेंस के लिए ही काम करते हैं सिंगापुर में। तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट US में देखने को मिल सकता है इसके बाद में, अगर इनकी लीडरशिप में कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाए। और बाइनेंस के लिए तो, बाइनेंस US के लिए तो CZ ने ऑलरेडी कह दिया है कि 3 साल का टाइमलाइन हम लोग लेके चल रहे हैं। 3 साल के अंदर अंदर हमें IPO लाना है, इन शॉर्ट पब्लिक जाना है कंपनी को। तो देखने लायक चीज़ें, अच्छी खासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं धीरे धीरे। सोलाना एक चीज़ है जो ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है हर चीज़ में। तो सोलाना बेस्ड एक गेम नया आया है DeFi लैंड नाम का, ओके। तो इस गेम ने अभी करीब करीब 30 करोड़ रुपीस रेज कर लिए हैं फंडिंग। और ये गेम आपको सिखाएगा कि DeFi में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं या फिर DeFi में कैसे खेलना है, क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट कैसी बढ़ानी है। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। Sotheby's auction of 101 Bored Ape NFTs fetches $24 million, smashing estimates। तो करीब करीब अभी सॉथबी जो है एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना ऑक्शन हाउस है और वो ऑक्शन करता है आर्ट फॉर्म्स का वगैरह वगैरह, ज्वेलरी का भी। तो इनको भी ये बोर्ड एप कलेक्शन जो है BAYC, बोर्ड एप यॉट क्लब, ये देखिए, हाँ, तो ये उनमें से एक है। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के चेहरे हैं
अलग अलग टाइप के ओवरऑल ये आर्ट फॉर्म है, एक रादर एक कलेक्शन बना दिया है 10,000 एप्स का। तो 10,000 चेहरे हैं, अलग अलग हैट्स है, गॉगल्स है, किसी का अलग अलग सारी चीजें बना के रखी है। तो ये एक एक चीज अभी फिलहाल बिक रही है करीब करीब 1.5 2 करोड़ रुपए में। तो ये 241 $2,41,000 में बिका हुआ है ऑन एवरेज पकड़ा जाए तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है एक्चुअली। ये तो सबको पता है कि एनएफटीज में कोई कलेक्शन से जो बहुत महंगे बेचे जा रहे हैं, बिक रहे हैं एक्चुअली, लोग खरीद रहे हैं अभी भी। तो ये ऑक्शन, ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। और एनएफटीज की हवा कम नहीं हो रही है अभी भी। अगर कोई क्रिएटिव बंदा है, म्यूजिक वाला है, वीडियो वाला है, एडिटर है, डिजिटल आर्ट फॉर्म में काम करने वाले कोई है, तो इस एनएफटीज का एटलीस्ट पढ़ाई कर लीजिए, कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो तो पक्का कीजिएगा, बड़ा डोमेन है। As Bitcoin debuts in El Salvador, Honduras and Guatemala study CBDCs। तो एल सल्वाडोर ने यहाँ पे कल से बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर बना दिया, और उन्हीं के अगल बगल में जो कंट्रीज हैं, होंडुरास और ग्वाटेमाला, तो ये दोनों बिटकॉइन को समर्थन नहीं दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अपने बैंक के अंडर एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी या फिर एक एक्सेस कंट्रोल्ड क्रिप्टो करेंसी, जो जिसको सीबीडीसी कहा जाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो वो लॉन्च करने की सोच रहे हैं। और मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर एक सेंट्रल बैंक अपनी सीबीडीसी लॉन्च करेगी ही करेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले महीने नहीं तो अगले साल। तो विद इन 2 to 3 years मैक्सिमम सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च कर देंगी, क्योंकि उनको अभी करंट बुल साइकिल का टेंशन नहीं है। इनको 2024-25 में जो बुल साइकिल आएगा उसका टेंशन अभी से है, क्योंकि अभी ऑलरेडी बिटकॉइन 51 लाख रुपए तक जाके नीचे आया है। अगले बुल साइकिल में सोचिए कहाँ तक जाएगा। तो 4 करोड़ तक अगर चला गया तो वो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के पास दौलत आ जाएगी, अलग अलग चीजें हो पाएंगी। तो फिर सेंट्रल बैंकों का जो अहमियत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, राइट। और इनका जो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वर्ल्ड इन्होंने बना के रखा है एकदम कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस के साथ में, तो वो सारी चीजें थोड़ी बहुत जरा हिलने लग गई हैं अभी। तो इनको सीबीडीसी बना के कुछ ना कुछ कंट्रोल लाने की कोशिश करना है कि अरे ये भी क्रिप्टो करेंसी है, ये भी डिजिटल करेंसी है, इसको आप यूज कीजिए ना, इस पे तो हमारे सेंट्रल बैंक का थप्पा भी है, आप इसको यूज कीजिए। तो ये थप्पा है या फिर जो कंट्रोल है ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए अभी सीबीडीसी की तरफ मेहनत करेंगे ही करेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि हर एक सेंट्रल बैंक को 4 डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहिए। एक क्यों, 4 कीजिए, पब्लिक सेक्टर में अलग, बैंकों के लिए अलग, फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए अलग, और इंडिविजुअल्स के लिए अलग कीजिए, अलग अलग वैरायटी क्रिएट कीजिए, कंपीटिंग करेंसीज आने दीजिए, तब जाके धीरे धीरे रियलिटी के हम लोग करीब आएंगे। क्योंकि ये तो अभी बहुत नई चीज़ है, करीब 150-200 साल पुरानी है हार्डली, कि एक सेंट्रल बैंक होगी, वो पूरे देश का चलन वो बनाएगी वगैरह। तो ये बहुत नई चीज़ है, हम लोग हजारों साल पुराने हैं, हमारी जमात जो जात है या फिर जो ह्यूमैनिटी है वो। और सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम 150-200 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये मानकर चलना छोड़िए कि सेंट्रल बैंक के सिवा पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीबीडीसी आने दीजिए, क्रिप्टो भी चलने दीजिए, इनोवेशन होने दीजिए, आगे जाके कुछ ना कुछ मजा जरूर आए। इनसाइडर्स सोल्ड माइक्रो स्ट्रेटेजी स्टॉक आफ्टर बिटकॉइंस बुल रन। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी जो बहुत बड़ी कंपनी है, एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी है यूएस की, इनके सीईओ है माइकल सेलर। और माइकल सेलर बहुत बड़े बिलीवर है बिटकॉइन में। तो उनकी कंपनी ने अब तक 1,08,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे हैं, और वो अभी भी फंड्स रेज करके रेगुलर बेसिस पे बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं। और उनका कहना है कि हम लोग बेचने नहीं वाले हैं। मतलब वो बिटकॉइन नहीं बेच रहे हैं, लेकिन उनके जो इंटरनल एम्प्लॉयज वगैरह जो लोग हैं, तो उन्होंने उनकी खुद की कंपनी के शेयर्स जरूर बेचे हैं जब भी बिटकॉइन टॉप पे था। तो शायद से उन्होंने शेयर बेच के कुछ बिटकॉइन खरीदे हैं या फिर पता नहीं क्या किया, लेकिन उन्होंने मगर अपना एक भी शेयर नहीं बेचा है पिछले 9 सालों में। तो इज अ वेरी बिग बिलीवर इन हिज कंपनी ऑल्सो एंड इन बिटकॉइन ऑल्सो। ओवरऑल इट्स नॉट एग्जैक्टली गुड न्यूज और बैड न्यूज, लेकिन एक तो है कि माइकल सेलर का बिलीफ सिस्टम यहाँ पे समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपने खुद के कंपनी का एक भी शेयर नहीं बेचा है उनके अकाउंट में, जो था 2012 से। अगली खबर देखते हैं। तो एटलीस्ट ये तो पता चलता है कि अगर ये बंदा 2012 से 2021 तक शेयर नहीं बेच रहा है क्योंकि उनको बिलीफ है खुद की कंपनी में, तो अभी इन्होंने 1.5 साल पहले, शायद 2 साल या फिर 1.5 साल पहले बिटकॉइन खरीदना शुरू किया है।
अगर ये 9 साल तक होल्ड कर लेते हैं 1 लाख बिटकॉइन, 1,08,000, और रेगुलर बेसिस पे खरीदते रहेंगे, समझो इनके पास 4-5 लाख बिटकॉइन हो गए बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो बहुत बड़ी कंपनी बन के उभरेगी माइक्रो स्ट्रेटेजी, और सबसे बड़े सीईओज में से एक बन के उभरेंगे माइकल सेलर। उनका विजन करेक्ट है और उनकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। अगली न्यूज देखते हैं। बिटकॉइन प्राइस इन लाइन फॉर इम्पल्सिव बाउंस एज सोलाना लीड्स अल्टकॉइन सर्च। तो क्या हो गया, 3 दिन पहले के बिटकॉइन अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, $53,000 के आसपास गया था वगैरह, वहां से एकदम अचानक से क्रैश हो गया और सारा मार्केट 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25% तक बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज क्रैश हो गई। और अभी जो रिकवरी हो रही है उसमें सबसे बड़ा लीडर है सोलाना सबसे फास्ट रिकवर हुआ है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे रिकवरी हुई है। तो बिटकॉइन वगैरह जो है वो अभी परफेक्टली ऐसे कगार पे है, फिर ऐसे एज पे है कि यहाँ से वॉलेटिलिटी शुरू होगी, थोड़ा प्राइस मूवमेंट बढ़ेगा और अचानक से $50,000-60,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये ट्रेडर्स भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि चिल एंड वेट। मतलब क्या, किसके लिए वेट करना है? शांत रहो, अपने पास अगर पैसे तो पैसे लेके रखो, अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन लेके रखो, शांत रहो, क्योंकि अभी ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर ब्रेकआउट होगा तभी जाके आप खरीदिए, या फिर बिटकॉइन के ऊपर कुछ अगर आप सेकेंडरी मार्केट में खेलते हो तो वो खेलना शुरू कीजिए। तब तक के लिए थोड़ा शांत रहिए। ये वोलेटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन वोलेटिलिटी बढ़ने के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कोई बोल नहीं सकता है, राइट? तो ओवरऑल थोड़ा कॉशियस रहिएगा, शांति से बैठिए साइड लाइन्स में, देखिए क्या होता है। लॉन्ग टर्म खेलने वाले हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कोई टेंशन नहीं है, आपको प्राइस देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? जो प्राइस है ना, ये प्राइस देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 10-15 साल तक आप होल्ड कर सकते हो तो मैं तो कहता हूँ 4-5 साल के लिए भी अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने $46,000 में लिया था या फिर $70,000 में लिया था या फिर $35,000 में लिया था, ठीक है? 4-5 साल में इतना वैल्यू तो ऑफकोर्स चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक 2016 में आपने समझिए मेरे साथ में लिया होता तो ₹88,000 में मैंने लिया था, आई थिंक 87,000 या फिर 88,000 ऐसे कुछ था। तो आपने $88,000 में लिया या फिर $95,000 में लिया, इससे आज कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली आज आप $46,227 पे ले रहे हो, या फिर थोड़ा बढ़ने के बाद $51,000 पे ले रहे हो, या फिर थोड़ा क्रैश होने के बाद $43,000 पे ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी ग्रोथ आगे जाके है। अगर आप 4-5 साल तक होल्ड कर सकते हो तो आपको अगर कुछ काम है तो उस पैसे से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म खेलने वाले हो, मैं तो सजेस्ट ही नहीं करता हूँ कि आप ट्रेडिंग कीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ करना है तो श्योरली आप सोच सकते हो, लेकिन पढ़ाई तगड़ी करनी है, उसके बाद ही हाथ लगाना है किसी भी प्लेटफॉर्म को, और स्कैम्स से दूर रहिए। एल सल्वाडोर adoption coming of age for Bitcoin, says Fidelity executive. Fidelity's Julian Timmer believes that the significance of El Salvador's Bitcoin move is a little bit overplayed. तो इनका इन शॉर्ट कहना क्या है कि बिटकॉइन एक लीगल टेंडर बनना बहुत बड़ी बात नहीं। बिटकॉइन जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है मार्केट, तो वो कभी ना कभी बनने ही वाला था, ये एक मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग उनका ये है कि सोना क्या था, सोना मनी था, राइट? सोना मनी था। तो और जो नोट हम लोग वॉलेट में लेके घूमते हैं वो चलन है या फिर करेंसी है। तो मनी और करेंसी, इसमें डिफरेंस होता है। सोना मनी से निकल के एक एसेट क्लास बन गया, ठीक है? क्योंकि अभी कोई भी दुनिया की कोई भी करेंसी छापी नहीं जाती सोने को बैकिंग में रख के, ठीक है? तो सोना वहां से निकल गया, नोटों के पीछे जो छुपा हुआ था अलग अलग वॉल्ट्स में, तो वहां से निकल गया और अभी वो एक अलग से एसेट क्लास ही बन गया। लेकिन बिटकॉइन का उल्टा है, बिटकॉइन ने शुरुआत की है एक अलग एसेट क्लास की लेवल से और अभी वो धीरे धीरे बन रहा है करेंसी। तो ये दोनों मानना उनका करेक्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि बिटकॉइन एक टोटली डिफरेंट एसेट क्लास है। बिटकॉइन एग्जैक्टली कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा आगे जाके, अगले 10 सालों में, 15 सालों में, तो मेरे ख्याल से जैसे इंटरनेट काम करता है और इंट्रानेट काम करता है, राइट? तो इंटरनेट बनेगा बिटकॉइन, दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन, सबसे सिक्योर ब्लॉकचेन, और बिटकॉइन मेरे ख्याल से हमेशा प्रूफ ऑफ वर्क पे ही रहेगा, ठीक है? और जैसे एक इंटरनेट कनेक्शन को हम लोग ले लेते हैं और ऑफिस के अंदर या फिर घर के अंदर अपना खुद का एक लैन बनाते हैं,
तो वैसे लैन मतलब रहेगा एक एक्स कंपनी है उनकी एक्स करेंसी, वाई कंपनी है उनकी वाई करेंसी, एक ए देश है उनकी ए करेंसी, एक बी देश है उनकी बी करेंसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके पॉकेट्स के अंदर जब काम करेंगी, मतलब उनके एरिया के अंदर, तो वैसी रहेंगी। लेकिन जब इनको अपने एरिया से बाहर निकल के कुछ काम करना है, अपनी रेंज के बाहर निकलना है, बॉर्डरलेस पेमेंट्स करने हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स करने हैं, रेमिटेंसेस करना है, तब जाके इनको इनकी ए करेंसी, बी करेंसी, एक्स करेंसी, वाई करेंसी जाके बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में ही सेटल होंगी। ये फ्यूचर है, मुझे लगता है ऐसी होगा। तो इनका जो मानना है, फिडिलिटी के जो एग्जीक्यूटिव है उनका मानना पार्शियली मैं एग्री करता हूँ, पार्शियली देखते हैं आगे जाके क्या होता है। रशियन डूमा वांट्स टू रेगुलेट क्रिप्टो माइनिंग एज अ बिजनेस। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया में क्रिप्टो करेंसीज लेजिटिमाइज हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से जनवरी में ही हुआ था ये, हाँ यस इट्स करेक्ट। तो रशिया ने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज का यूज ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और अभी जाके डूमा, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल्स की कमिटी है, उनका कहना ये है कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को एक एज एन बिजनेस ट्रीट करेंगे, और उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सारी स्टेप धीरे धीरे करेंगे। उसको टैक्सेशन भी अच्छे से, जो कुछ लेजिटिमेट तरीके से कर सकते हैं वैसा सारी चीज़ें करेंगे। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और ये एग्जैक्टली चाइना के अपोजिशन में जाके ये कहने लायक हो गया कि चाइना वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग बैन करने जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि सारे माइनर वहाँ से निकल जाए। लेकिन अभी तक सारे माइनर्स नहीं निकले हैं मेरे ख्याल से। फिर भी उनके एग्जैक्टली अपोजिट स्टांस ले रहे हैं रशियंस कि आइए यहाँ पे माइनिंग को हम लोग बढ़ावा देंगे। यूएस भी सिमिलर चीज कर रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बीच में ही रिपोर्टिंग के कीड़े डाल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं यूएस से मतलब लोग जब जाएंगे चाइना छोड़ के, तो वो 2 बार सोचेंगे यूएस जाने से पहले, क्योंकि यूएस में एसईसी बैठा हुआ है वो बहुत स्ट्रांग है, फिर आईआरएस बैठा हुआ है वो भी बहुत स्ट्रांग है। और अगर उनको लगता है कि नहीं रशिया है या फिर कोई एक दूसरी छोटी कंट्री है जिसने क्रिप्टो को रेगुलेट कर लिया है, या फिर क्रिप्टो को अच्छे से डिफाइन कर लिया है, माइनिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ ऑफ कोर्स वो लोग वहाँ जाना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ यूएस और रशिया, या फिर इंस्टेड ऑफ यूएस दे विल गो टू रशिया। अच्छी न्यूज़ है, अगली चेक करते हैं। बड़ी न्यूज है ये। सुपर बोल स्टार टॉम ब्रैडी एंड सुपर मॉडल जिजेल स्टार इन $20 मिलियन एड कैंपेन फॉर क्रिप्टो एक्सचेंज FTX। तो FTX की स्ट्रेंथ धीरे धीरे दिखते जा रही है। FTX अभी $20 मिलियन, मतलब 150 करोड़ रुपए का एड चलाने वाला है NFL, नेशनल फुटबॉल लीग जो है यूएस का, उसके बीच में। ठीक है, उसको सुपर बॉल कहा जाता है, और इन्होंने एड की लिंक भी दे रखी है, बहुत तगड़ी एड बनाई है, 1.5 मिनट की एड है, बहुत बड़ी एड है। और ओवरऑल FTX कोई भी चांस छोड़ नहीं रहा है खुद को प्रमोट करने का, रेगुलेशन के थ्रू जाके फिर डेरिवेटिव्स मार्केट लॉन्च करने का ट्राई कर रहे थे। तो उससे अच्छा उन्होंने डायरेक्टली एक कंपनी खरीद ली कि जिनके पास सारे लाइसेंसेस और ऑलरेडी मौजूद थे, तो उनके थ्रू अभी वो डेरिवेटिव्स लॉन्च करेंगे। उन्होंने NFTs का मार्केट भी लॉन्च किया है अभी एक दिन पहले US कस्टमर्स के लिए। तो FTX इज गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग प्लेयर वेरी सून। मे बी ये शायद से कॉइनबेस को भी ओवरटेक कर जाए, या फिर ऑलरेडी इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ा हो सकता है, मैंने चेक नहीं किया, बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग एक्सचेंज वेरी सून। ये एड भी आप देख सकते हैं जी, तो मैं इसकी जो लिंक है ये यूट्यूब वाली, ये शेयर कर देता हूँ आपके साथ मेरे मल्टीपल सोशल मीडिया में और डिस्क्रिप्शन में भी। अगली न्यूज को देखते हैं। यूक्रेन अडॉप्ट्स लॉ ऑन वर्चुअल एसेट्स टू रेगुलेट क्रिप्टो मार्केट। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि लॉ अडॉप्ट कर लिया है वर्चुअल एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए। तो ये वर्चुअल एसेट्स क्या चीज है, मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है। ये इंडिया में भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स में हमेशा लिखते थे वर्चुअल करेंसी वर्चुअल करेंसी, हिंदी में भी सुनेंगे आप आभासी चलन। तो ये आभासी और ये वर्चुअल, ये वर्ड जो है ना, इट्स लिटिल बिट स्टूपिड। मतलब ये पागलपंती की निशानी लगती है मुझे कि हमारी आधी दुनिया ऑलरेडी वर्चुअल में घुस गई है, और ये इसको वर्चुअल क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इसको आप डिजिटल करेंसी कहो, डिजिटल एसेट कहो, और कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है तो वो नए नाम रखो, लेकिन ये वर्चुअल चीज़ मुझे नहीं जम रही है। एनीवेज, वर्चुअल इज समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट, राइट। जो चीज़ अस्तित्व में नहीं है उसे आभासी कहा जाता है, जैसे मृगजल हो गया। तो ये रॉन्ग टर्मिनोलॉजी मुझे लग रही है। आई होप कि ये वर्ड अपने इंडिया में जब क्रिप्टो करेंसी के लिए रेगुलेशन होगा,
तब वो कहीं पे यूज़ ना हो, और इसके लिए हमें सबको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो लॉ उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो उसमें सिंपली स्पीकिंग उन्होंने अपना बेसिक जो टैक्सेशन का लॉ था उसमें चेंज करके वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को ऐड कर दिया है। तो मतलब इनको सिर्फ टैक्स में इंटरेस्ट है। ये लोग लीगल टेंडर नहीं बना रहे हैं, ये लोग एक एसेट क्लास करके उसको नाम दे रहे हैं, लेकिन मेनली उन्होंने टैक्स कोड में चेंज करके ही वो अमेंडमेंट किया हुआ है। अभी तक और एक स्टेप बाकी है जो लेजिस्लेचर के थ्रू जाता है, फिर बाद में क्रिप्टो टोटली लीगल हो जाएगा यूक्रेन में। आखिरी न्यूज भारत के बारे में है, इंडिया के बारे में है। इंडियाज क्रिप्टो करेंसी लेजिस्लेशन विल बी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक, सेज लॉ मेकर। तो भारत में जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कायदा बनेगा, कानून बनेगा, तो वो अलग होगा और इकलौता होगा, जैसे मतलब किसी किसी दूसरे देश ने नहीं बनाया। तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं, फ्लैशी स्टेटमेंट लग रहा है। और एनीवेज डिस्टिंक्ट और यूनिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसमें कुछ ठीक है। अगला चीज़ देखते हैं, इसमें ये है कि इन शॉर्ट इंडिया के, भारत के जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस के लिए, तो उसके चेयरमैन साहब है जयंत सिन्हा जी। ठीक है, ये बीजेपी के हैं। ऑफ कोर्स अभी किसी भी पार्टी को वो तो मैटर नहीं करता है, लेकिन अभी वो स्टैंडिंग कमेटी के हेड हैं, तो शायद से रूलिंग पार्टी से ही होना था उनको। ओवरऑल एक ब्लॉकचेन क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल करके है IMAI का, तो उसमें इवेंट, वो जो इवेंट था उसमें इन्होंने बात करते हुए कहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू अडॉप्ट द क्रिप्टो करेंसी पॉलिसीज यूज्ड इन एडवांस्ड इकोनॉमीज। ठीक है, भारत में हम लोग जो उन्नत देश है उनकी जैसी क्रिप्टो करेंसी पॉलिसीज यहाँ पे हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज द नेशन स्टिल डज नॉट हैव अ फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये आप कितना मानते हो इसको, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो या फिर आप क्या किया है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आंखों में धूल झोंकने लायक चीज़ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही क्लैरिफाइड दैट इंडियाज क्रिप्टो पॉलिसीज विल नॉट फॉलो द US, जापान और एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर कौन सी कंट्री है जहाँ पे कल ही बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया गया? US कौन सी कंट्री है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, उसको डिजिटल प्रॉपर्टी के लेवल पे ट्रीट किया जाता है। जापान में क्या है? जापान में आप उसके थ्रू कुछ भी कर सकते हो, डायरेक्टली पेमेंट के लिए अलाउड है, इट इज ट्रीटेड एज अ करेंसी इटसेल्फ। तो इन तीनों देशों की तरह हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हम बहुत पीछे हैं दुनिया के, राइट? अब मुझे बताइए, ये आप कहाँ से सुनेंगे? क्यों नहीं है हमारे पास फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी? और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती क्या है वो तो एक्सप्लेन कीजिए, राइट? तो यही है फाइनेंस का, यही है सेंट्रलाइज फाइनेंस और सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का यही झोल है। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज बना के रखिए और वही एक एक चेहरे पे मारिए लोगों के, उनको बताइए मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि ये इशू था, और वो इशू के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम बनाइए कि आप कुछ कह नहीं पाओगे। मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे मैं एक अलग से एपिसोड लूंगा, भले ही वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, 1 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, मैं पक्का इस पे एक एपिसोड लेके आता हूँ विद इन 1 to 2 days, समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या है कि हम लोग इतने बुरे भी नहीं है, हम लोग इतने पीछे नहीं है, फिर हम लोग अलग भी नहीं है। मुझे भी 2 आंखें हैं, US में अगर आप कोई बंदा देखेंगे उसको भी 2 आंखें हैं, मुझे भी 2 हाथ है, 2 पैर है। कोई मतलब वी आर नॉट एलियंस, राइट? हम लोग कोई नोमैडिक ट्राइब्स नहीं है, हम लोग के जंगल में जाके बैठे, हमें मोबाइल फोन यूज करना नहीं आता, एंड्रॉइड नहीं आता, आईफोन नहीं आता यूज करना। वी आर एडवांस्ड पीपल, वी आर मेकिंग दिस थिंग्स नाउ, राइट? हम लोग ऐसी चीजें बना रहे हैं जो वो लोग यूज कर रहे हैं अभी, तो क्यों नहीं हम लोग आगे जा सकते? और ये अगर एक चीज हमारे पास नहीं है, कोई कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो क्यों नहीं है? उस पर वर्क कीजिए ना। अगर ये IMF या फिर वर्ल्ड बैंक के साथ अगर आपको कुछ टाइप करना है, उसके बाद में हो पाएगा। अगर US गवर्नमेंट का, USD का आपका कुछ इश्यूज है, तो उसको सेटल करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप स्ट्रेट अवे करेंसी जैसे ट्रीट करने का कोशिश कीजिए। ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे जाके, राइट? छोड़िए इन बातों को,
एक बार उनका डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आवर सोल्यूशन विल हैव टू बी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक सिंपली बिकॉज ऑफ आवर यूनिक सर्कमस्टांसेस। क्या यूनिक है हमारे में? वही मैं कह रहा हूँ, हमारे पास क्या सींग है? हमें यहाँ पे सींग है क्या? हमें बॉर्डर नहीं है, हमारे पास नदियाँ नहीं है, हमारे पास खेती नहीं होती, हमारे पास टूरिज्म नहीं होता? क्या नहीं है हमारे पास? या फिर क्या यूनिक है हमारे पास अलग से? हमारा कल्चर, कल्चर का क्या लेना देना है यहाँ, राइट? तो ये सारी स्ट्रेट अवे इनका कोई मीनिंग नहीं है। जो कुछ बकबक किए जा रहे हैं, इनको पर्सनली मेरा कोई मन में मेरे बुरी बात नहीं है किसी के बारे में, लेकिन अगर आपको नहीं करना है करेंसी जैसा ट्रीट तो स्ट्रेट अवे बोलिए, रीजन देने की क्या जरूरत है? just straight away say, come out loud and say कि we are not going to treat it as a currency, we are not going to make it a legal tender. Totally all right. किसी भी कंपनी के शेयर्स लीगल टेंडर नहीं है पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में, तो वो मैटर नहीं करता। सोना भी लीगल टेंडर नहीं है, ओके, चांदी भी नहीं है, प्लेटिनम भी नहीं है, डायमंड्स भी नहीं है, तो वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि आप रीजन देने की क्या जरूरत है? आप स्ट्रेट अवे जो करना है कीजिए। एक एसेट क्लास नया बनाइए, चाहिए तो एक डिजिटल एसेट क्लास बनाइए, उसको ट्रीट कीजिए वैसे। क्या टैक्सेशन है, 10%, 15%, 50%, वॉट एवर द टैक्स यू वॉन्ट टू टेक इट एंड मेक इट लीगल, मेक इट लेजिटिमेट। लीगल तो ऑलरेडी है, उसको लेजिटिमेट बनाइए प्रॉपरली ताकि लोग आगे बढ़ सके। लेकिन ये अभी कितने साल लगा दिए इन चीजों में, राइट? हमारे पीछे से आके कितने देश आगे चले गए। कजाकिस्तान देख लीजिए अगर आपको देखनी है तो, ठीक है। वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल about what happens to these crypto assets and cryptocurrencies. Use of these kinds of crypto instruments in terror financing and for domestic security threats is something we have to be mindful of. अभी ये हर बार कोई भी इनोवेटिव चीज दुनिया में आएगी तो ये लोग यही नाम लेंगे, टेरर फाइनेंसिंग, सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी थ्रेट, और दूसरा हाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, या फिर ये या फिर वो, कुछ ना कुछ घुसेड़ देंगे उसमें। इंटरनेट जब ये आया था तभी यही सारी चीजें हुई, ठीक है। और इंटरनेट पे अभी क्या मिलता है? कैट वीडियोस, रैबिट वीडियोस, पैरेट वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस। देयर इज, आई नो कि वहां पे कुछ ना कुछ बुरा तो है, लेकिन बुरा तो पूरी दुनिया में हर जगह पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे क्वांटिटी में रहेगा ना। और बैड एक्टर्स जो है, जो बैड एक्टर्स को जो बुरे काम करने हैं, वो तो कोई भी चीज दोगे उनको वो यूज करेंगे ना, उसको जो भी इनोवेटिव चीज होगी वही यूज करेंगे। और अगर इतना ही आपका बैंकिंग सिस्टम दूध से धुला हुआ है तो बैंक्स इतने सारे फाइन क्यों भरते हैं हर साल? आप एक बार चेक कर लीजिए कि टोटल दुनिया में कितने बैंकों ने कितना फाइन भरा, पूरी लिस्ट अवेलेबल है। हम लोग एक दिन वो भी चाहिए तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये रीजनिंग मुझे नहीं जम रहा है ये सब, लेकिन क्लियर कट इतना है कि ये करेंसी नहीं बनाएंगे। टोटली ऑल राइट, मत बनाइए। कमोडिटी ओके, डिजिटल एसेट ओके, जो करना है करिए, अच्छे से लेजिटिमाइज कीजिए, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग चलेगी, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी। ये 11,780 के आसपास तो हम लोग ऑलरेडी है। जब तक ये लोग लॉ बनाएंगे तब तक 12-13 हज़ार हो जाएंगे। अब ये 12-13 हज़ार में से अगर कहते हैं कि ये 4 ही अलाउड है ट्रेडिंग के लिए, तो वो पथेटिक होगा सबके लिए। आई नो इट्स अ वेरी बैड मूड दैट आई एम सेटिंग हियर राइट नाउ, बट हमें माइंड को प्रिपेयर रखना चाहिए कि ये लोग ये कह सकते हैं कि ये 13,000 में से सिर्फ 10 क्रिप्टो करेंसी अलाउड है ट्रेडिंग के लिए इंडियन एक्सचेंजेस में। तो उसके लिए माइंड प्रिपेयर करके रखिए अगर वैसा होता है तो। अगर नहीं होता है तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ऐसा ही होना चाहिए कि उसको लिमिटेशंस नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज में डालने के बजाय उनको कैटेगराइज करके आप खेलने दीजिए, अलग अलग टैक्सेशन डाल दीजिए। एक्सचेंजेस तो आपको रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इस नोट को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं, और ये गेस करते हैं या फिर ये प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द ये हो जाए, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में प्रॉपरली लेजिटिमाइज हो जाए। रेगुलेट करते हैं ना करते हैं उनके ऊपर है, डिफाइन तो कीजिए लॉ में, ओके। तो आज के एपिसोड को यहीं पे हम लोग पूर्ण विराम दे देते हैं। एक बार मैं सिर्फ coinmarketcap.com रिफ्रेश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अभी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी 9 सितंबर को, अभी हम लोग 10 सितंबर को रात के पौने 2 बज रहे हैं। तो रात को पौने 2 बजे 10 सितंबर को बिटकॉइन था $46,636 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपको अलविदा कहता हूँ आज के एपिसोड में। कल के एपिसोड में पक्का मिलेंगे और क्रिप्टो करेंसी दुनिया की सारी खबरें चेक करेंगे, मार्केट अपडेट लेंगे
और थोड़ा बहुत ऐसा डिस्कशन भी करेंगे जैसा आज किया। तब तक के लिए बाय द टिप्स एंड ऑर्डर। बाय गाइज।